The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. तीसरा जो इसका सबसे बड़ा हमें डिसएडवांटेज देखने के लिए मिला उसको हम कह सकते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग। हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 1950s था उसमें बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, यानी कि ज्यादा रिसोर्सेज सेंटर के पास है, ज्यादा पावर सेंटर के पास है, ज्यादा लॉ बनाने की कैपेबिलिटी सेंटर के पास है। तो सेंटर यूज टू डिसाइड कि प्लानिंग कमीशन सेंटर के अंडर में आता है। तो सारी जो आप देखेंगे इनमें कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी पावर चाहिए, जितना भी एक आप कह सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप चाहिए, वो तो सेंटर के पास है, स्टेट के पास तो कुछ है नहीं। तो सेंटर क्या करता था? सेंटर हर स्टेट के लिए प्लान बनाता था, उसको बताता कि आप इस तरीके से कीजिए। काइंड ऑफ डोमिनेटिंग एक नेचर हम बोल सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर जो सेंट्रल का रहा है उसमें यह था कि हमने डिसाइड कर दिया कि आप इस चीज को बनाइए। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है जब हम बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रखते हैं? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आती है बेटा कि हम जो एक लोकल चीजें हैं ना, जो एक लोकल एरिया है, उनको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि वन साइज फिट्स ऑल। ठीक, अब जब हमने सेंट्रल में कुछ लोग बैठे हैं, सेंटर ने प्लान बनाया, अब सेंटर को ये तो नहीं पता ना कि बिहार के इंटीरियर में किस चीज की जरूरत है। अब दिल्ली है, दिल्ली में तो फ्लड नहीं आते ना, तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को तो नहीं पता ना कि चेन्नई में अगर फ्लड आया है तो क्या करना है, केरला में फ्लड आया है तो क्या करना है, हिमालय में लैंडस्लाइड हुआ है तो क्या करना है, क्लाउड बर्स्टिंग हुई है तो क्या हुआ है। ये तो मैं नेचुरल फिनोमिना का एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे ही जो लोकल लेवल के इश्यूज हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल के इश्यूज हैं, वो सेंटर कभी समझ ही नहीं सकता है। आप एसी कैबिन में बैठ के यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। अब जैसे कि एमजी नरेगा वर्कर्स है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ना कि वर्कर्स का एक्चुअल में क्या अपलिफ्टमेंट हुआ है। डेटा कई बार बायस्ड भी हो जाता है। हम सब ने मतलब पढ़ा है कि जो स्टैटिस्टिकल एरर होते हैं वो किसी भी डेटा कलेक्शन में होते हैं। डेटा कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज एन एरर, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो आप अगर ये देख रहे हैं कि मैं इतनी दूर से चीजों को देख के सेंटर से सारी चीजों को आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज ऐसे भी हैं कि जो बहुत छोटे छोटे कंट्री है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, जहां पे केवल एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ रेगुलेट कर लेती है। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा, उसका वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है, तो सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सेंटर ने स्टेट को रिसोर्स दे दिए, सेंटर ने स्टेट को पॉलिसीज बता दी, लेकिन वहां के जो फैक्टर्स हैं, वहां के जो सर्कमस्टांसेस है, उनको ध्यान में ही नहीं रखा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जब इस प्रॉब्लम को समझ में आया कि जो हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 72 एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत है, जो जिला पंचायत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और उनकी जो वो थी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशनल में तो अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो आ गया, लेकिन रियलिटी में सक्सेसफुल हुए? यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी उसको, ये जो सेंट्रलाइज्ड था इसको डिसेंट्रलाइज तो हमने कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक, लेकिन आप एक बात देखिए कि ये सेंटर है, सेंटर ने स्टेट को कोई प्लानिंग दी, कोई स्कीम दिया, उसने पहली बात तो सेंटर ने स्टेट को कम रिसोर्स किए। सबसे ज्यादा रिसोर्स किसके पास है? सेंटर के पास। स्टेट के पास ऑलरेडी कम रिसोर्सेस है। अब उतने कम रिसोर्सेस में से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कितने होंगे? जिला पंचायत के पास कितना रिसोर्स आएगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया, लेकिन उनके पास फाइनेंस ही नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। फाइनेंस के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं या फिर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं। खुद उनके पास टैक्सेशन लगाने की कैपेबिलिटी नहीं है, और अगर वो टैक्सेशन लगा रहे हैं देन इट विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा इशू है।
कि आपने सेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो आपने दी नहीं, वो एक सिस्टम सस्टेन कैसे करेगा उसका तो आपने सोचा ही नहीं। तो ये एक डिफरेंट तरीके का एक इशू है। और सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है 1992 और 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके हिसाब से हमने रूरल में और जो अर्बन एरियाज है उसमें बिल्कुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हमने उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की। इसके बाद हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो पढ़ेंगे। जब हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पढ़ेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर कि ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है क्या, अमेंडमेंट कैसे हुआ, इसके चेंज कैसे हो रहा है प्लानिंग जो है रिसेंट टाइम में, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है और सोल्यूशन क्या है, सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्लानिंग में कहाँ का प्रॉब्लम रही। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो प्लानिंग पढ़ा दी, आपने क्रिटिकल एनालिसिस बता दिए, आपने नेगेटिव्स बता दिए, पॉजिटिव्स तो कुछ बताए ही नहीं। देखिए मैंने आपको 5 ईयर प्लान बनाया है, 5 ईयर प्लान में जितने भी 5 ईयर प्लान के सक्सेस हैं वो सब अचीवमेंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्लानिंग की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ग्रो हुआ, क्योंकि हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे फोकस है। फिर आपको पता होना चाहिए कि हमने 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर आए। फिर आपको पता होना चाहिए कि हमने लिबरलाइजेशन किया, अपनी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन को लेकर आए। तो जितने भी हर एक प्लान में मैंने सक्सेस बताया है ना, वो सब ओवरऑल इंडियन प्लानिंग का भी सक्सेस है। हम उन चीजों पर बात कर रहे हैं जो कि प्रॉपर नहीं हो पाई। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब यह है कि जो चीजें अच्छी हुई वो अच्छी हैं, जो चीजें बेकार हुई वो एक बेकार है। एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम किसी भी चीज का करते हैं तो उसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। तो आप ये मत कहना कि मैम ने पॉजिटिव्स तो पढ़ाए ही नहीं, पॉजिटिव मैंने हर 5 ईयर प्लान के साथ पढ़ाए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, लॉपसाइडेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। लॉपसाइडेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है हमारी। लॉपसाइडेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी से क्या मतलब है बेटा, लॉपसाइडेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी से आपका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन के पास, पहली बात तो देखिए सबसे बड़ी बात समझिए कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन्होंने पहले एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के बाद जो एग्रीकल्चर का लेबर सरप्लस था, उस लेबर सरप्लस को उन्होंने इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर जो था दैट बिकेम ए बेस, किस चीज का बेस बना, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस बना। लेकिन अगर हम यहाँ पे पीछे वापसी आके देखने की कोशिश करें कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है लॉपसाइडेड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, 1951 से प्लानिंग शुरू हुई, 1955 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या कर दिया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। यही तो हमसे गलती हो गई। आप एक बात देखिए, 1951, ठीक है, 1951 में जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो हैरी-टोमर मॉडल पे प्लान था, उस पर हमने कुछ भी बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं किया। लेकिन 1955 में जब हम हैवी इंडस्ट्रीज को लेकर आए तो आप एक बात को समझिए कि जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी कि उसमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है, लेबर की इतनी जरूरत नहीं होती है। लेबर की इतनी जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि आप वो बड़ी बड़ी मशीनरी लगा रहे हो। अब आप एक बात देखिए ना कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना चल रहा है, 100 लोग जिस काम को कर सकते हैं, हो सकता है मशीनरी उसको एक को कर दे। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या इसका इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमारी इकोनॉमी को नीड थी कि हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएं। ठीक है, पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं करना था, और अगर करना था तो ऐसा करना था लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगे, जैसे कि एमएसएमई हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, वो सारी इंडस्ट्री जिसमें हम अपने लेबर को ऑब्जर्व कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से कैसे ऑपोजिट हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर हमने डेवलप नहीं किया, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं किया तो वहां पे लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, एग्रीकल्चर का जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है हमने उसको टैकल नहीं किया। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से देखिए जनरली क्या होता है और क्या इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है डेवलपमेंट की, कि जो एग्रीकल्चर का डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना,
उस अनएम्प्लॉयमेंट को आप निकाल कर लाइए और उस अनएम्प्लॉयमेंट से आप एक इंडस्ट्रियल पूल क्रिएट कीजिए, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी वी कैन से टिल डेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो जो एग्रीकल्चर का डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट था उसकी तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हमने बिल्कुल पीछे रख दिया, परे रख दिया कि हम खाना तो खाते नहीं है, हम मशीन खा लेंगे, नट बोल्ट चबा लेंगे, खाने की किसको जरूरत है। तो इस तरीके से, मतलब इतना वेग नहीं, बट ऐसा ही आप एग्रीकल्चर को फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। क्यों? खाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज देंगी क्या? इंडस्ट्रीज नहीं देंगी। एंड सेकेंडली उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट पे तो कितना अफेक्ट हो रहा है। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि अगर हम इंडस्ट्रीज में लगाते हैं तो हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए था, हमको एग्रो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए था। एग्रीकल्चर में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप कम नहीं है ना। इसके बाद में क्या है? फिफ्थ, एक्सेसिव एम्फेसिस किया गया। किस पे? एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन PSUs। PSUs पे ना बहुत ज्यादा फोकस किया गया। PSUs पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक सेक्टर में ही लगेंगी, प्राइवेट सेक्टर केवल कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करेगा, प्राइवेट सेक्टर केवल फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा, ये सब चीजें कहेंगे। तो हम इससे इस चीज को ड्राइव कर सकते हैं कि जब भी आप आज भी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या मिलेगा? आपको इनएफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, इनएफिशिएंसी क्यों है? कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर लीजिए तब भी आपको उतनी सैलरी मिलनी है, आप कम काम कर लीजिए तब भी आपको उतनी सैलरी मिलनी है। तो इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। रेड टेपिज्म का क्या मतलब है? कि एक फाइल एक मेज से दूसरे मेज में जाने में 3 दिन ले जाती है, यानी कि बहुत स्लो क्लियरेंस का प्रोसेस है, वेरी स्लो क्लियरेंस प्रोसेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि जो एक डिमांड सप्लाई गैप है वो बहुत ज्यादा था। डिमांड सप्लाई गैप जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाया और इसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन आया। जब डिमांड सप्लाई गैप होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट नेगेटिव आप कह सकते हैं कि इंडियन प्लानिंग के हमको देखने के लिए मिले कि इंडियन प्लानिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई और जो फेलियोरिटी थी उसके क्या क्या रीजन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैंने कई बार बताया है, एग्रीकल्चर ओवरशैडोड बाय इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है उसको ओवरशैडो कर दिया किसने? इंडस्ट्री से। यानी कि हमने इंडस्ट्रीज पे इतना ज्यादा फोकस किया ना कि एग्रीकल्चर खुद ही डेवलप नहीं कर पाया। एग्रीकल्चर को मैंने जब आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान पढ़ाया था तो उसमें क्रिटिसिज्म पढ़ाया था कि जो एग्रीकल्चर है वो रिलेटिवली नेग्लेक्ट किया गया। लेकिन जब आज हम इंडियन प्लानर्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो वो कहते हैं कि उसको रिलेटिवली नेग्लेक्ट नहीं किया गया, उसको ओवरऑल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। एग्रीकल्चर वाज नेग्लेक्टेड वेरी बैडली। और जो है कि प्लान्स थे, ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लानिंग ने फोकस नहीं किया, दे डिडंट प्लान फॉर हाईलाइटिंग और प्रायोरिटाइजिंग एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है, प्लान थे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे और जो PSUs थी वो इतने ज्यादा तरीके से ग्लोरीफाई की गई, वो इतने अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई की गई कि जो टाइम और रिसोर्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर को मिले ना, दे वर वेरी स्केर्स। मतलब एक बात आप ये मानिए कि लेट्स से ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। आई बिलीव जितने भी लोग मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं या इन क्लासेस को देख रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें क्योंकि आपको लगता है दिस इज अ गुड थिंग। बट ऑन द अदर हैंड आप इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि आपके सामने प्राइवेट सेक्टर्स की जो जॉब है उनको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाए कि आपको ये जो एक गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब है ये बहुत ज्यादा बेकार लगने लगे, बहुत ज्यादा मीनियस जॉब करने लगे। तो क्या आप इतनी मेहनत करेंगे? दिन में 8-10 घंटे बैठ के पढ़ना, will anybody be able to do it?
नहीं ना। लेकिन क्या सरकार ने ऑप्शन नहीं दिया है गवर्नमेंट जॉब का? ऑप्शन तो बिल्कुल दिया है। तो सेम बात है कि क्या सरकार ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने का ऑप्शन नहीं रखा था? बिल्कुल रखा था। लेकिन पीएसयू को ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा किया गया, इंडस्ट्रीज को ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा किया गया। ऐसा माना गया है कि इंडस्ट्री रामबाण है हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। ऐसा माना जाता था कि अगर आपने इंडस्ट्री लगा ली तो आपकी इकोनॉमी तो आसमान छुएगी। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्री को माना गया। जबकि एक बैलेंस अप्रोच ये कहती है कि जितनी जरूरत हमें इंडस्ट्री की है उतनी जरूरत हमें एग्रीकल्चर की है। किसी भी सेक्टर को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए, किसी भी सेक्टर को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। दे शुड प्ले ए कॉम्प्लीमेंट्री रोल विद ईच अदर एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर। ठीक। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर हमने ओवरशैडो कर दिया, बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी रही, फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई, हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ा। इनफैक्ट एक बार तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में फार्मिंग की 7 आरसीआर में, और उन्होंने लोगों को बोला कि वीक में आप एक दिन फास्ट रखिए ताकि जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी है, फूड का जो प्रॉब्लम है वो मैनेज हो पाए। तो आप एक बात को समझिए कि ठीक है, एक हफ्ते में एक दिन फास्ट रखना अच्छी बात है, सबके मेडिकल रीजंस होते हैं, वेट भी लूज हो जाता है, मुझ जैसे लोग रखेंगे तो शायद और अच्छा वेट लूज हो जाए। बट दैट डोंट यू थिंक दैट शुड बी द चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल कि उसको फास्ट रखना है या नहीं रखना है? मुझे तो नहीं रखना फास्ट, मुझे तो हफ्ते में 7 के 7 दिन खाना है और 4-5 बार खाना है दिन में। मेरे को पसंद है खाना तो मैं खाऊंगी। तो दैट शुड बी माई चॉइस ना कि मुझे फास्ट रखना है या नहीं रखना। But condition was such कि people were requested to take a fast on weekend or a day in the week। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हमने स्टार्टिंग में जो हमारी पॉलिसीज थी वो इतनी फॉलिटी हो गई कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि जो 21% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बीपीएल है। अगर उस टाइम पे ये कुछ पॉलिसीज हमारी बेटर होती तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि 21% जो हमारा बीपीएल काउंट है वो थोड़ा कम होता, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर जो है वो काइंड ऑफ एक डिमांड करने वाला एक सेक्टर है फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉल्टी इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, फॉल्टी इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि सरकार ने बोला कि हमको जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना है। बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना है बेटा? इंडस्ट्रीज लगानी है। कहाँ लगानी है इंडस्ट्रीज? बैकवर्ड एरिया में ही लगानी है। बैकवर्ड एरिया में क्यों इंडस्ट्री लगानी है आपको? इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए आपके लिए क्या चाहिए? आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मार्केट चाहिए, आपको चीप लेबर चाहिए, आपको बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए। तो प्लान था कि हमको सेटअप करना है, बट जिसकी वजह से हमको जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करना पड़ा। यानी कि जब आप देखते हैं कि जो जमशेदपुर में प्लांट लगे, ये सारे जो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में जितना भी हमने किया है, झारखंड में भिलाई स्टील प्लांट, ये जितने भी हैं, इसमें क्या हुआ कि हमको बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ा। हैवी एक्सपेंडिचर किस लिए करना पड़ा बेटा? हैवी एक्सपेंडिचर हमको इसलिए करना पड़ा बिकॉज वी नीडेड टू डेवलप देयर। वहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया फिर इंडस्ट्रीज लगाई। ठीक है, तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक लोकेशन पॉलिसी को लेके एक क्रिटिसिज्म जो है इंडियन गवर्नमेंट का आता है। इसके बाद में दूसरा क्या है, रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जो है वो गलत है। रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि हमारा जो टैक्स था, टैक्स स्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड से क्या मतलब है? कॉम्प्लिकेटेड से मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, और उनको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
अब तो एक जीएसटी आ गया इनडायरेक्ट टैक्स में। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी इतने टाइप थे, मैं आपको क्या बताऊं, कि जो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो लिबरल रिजीम में नहीं आता था। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक पैरेलल इकोनॉमी ग्रो हुई। पैरेलल इकोनॉमी क्यों हुई? क्योंकि लोग टैक्स इवेड करना चाहते थे। अगर आप किसी की भी इनकम पे 20% का, 22% का, 25% का टैक्स रखोगे तो पीपल विल ट्राई टू इवेड दैट टैक्स, पीपल विल नॉट पे दैट टैक्स। ठीक है, पीपल बहुत कम टैक्स पे करने में बिलीव करते हैं। 1969 में हमने जो सारे बैंक्स थे उनको सारे जो बैंक्स थे उनको हमने नेशनलाइज किया। नेशनलाइज करने की वजह से क्या हुआ कि जो सरकार थी उसको सारा एक्सेस मिल गया कि किसके पास कितना पैसा है। हाँ, अब पैसा मिल गया तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल, जितना ज्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पैरेलल इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, तो पैरेलल इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो की। पैरेलल इकोनॉमी ग्रो की तो कैपिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम बची, जो कि प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया ड्यू टू रेगुलेशंस, ड्यू टू रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। सब्सिडीज जो है, सैलरीज जो है, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट बर्डन ये है कि ये बहुत ज्यादा हो जाते थे सरकार के, कि इतनी हैवी सब्सिडीज थी, इतनी ज्यादा सैलरीज, इतने ज्यादा इंटरेस्ट, इतने ज्यादा रॉन्ग फिस्कल डिसीजंस, इतने ज्यादा मतलब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो है वो गवर्नमेंट ने किए, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्टिव चीजें थी, जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर था, उसके लिए इतना पैसा हमारे पास नहीं बचा। आज भी ये डिबेट बहुत ज्यादा बढ़ती है कि हमको सब्सिडीज एग्रीकल्चर में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिडीज देना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हो जाती है कि अगर आप एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रहे हो तो पैसा तो लिमिटेड है। आपने आज सब्सिडी दे दी, आज उस चीज की डिमांड बढ़ गई, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में तो कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो ना एग्रीकल्चर में। लॉन्ग टर्म में तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, ये सारे जो हमारे डीमेरिट्स थे, ये जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, ये सारे क्रिटिसिज्म थे हमारे इंडियन प्लानिंग के। इसी के साथ में जो हमारा इंडियन 5 ईयर प्लान है वो खत्म होता है, लेकिन ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इसमें एक टॉपिक और बचता है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जिस टाइम पे हम डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग को पढ़ लेंगे, और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में कंपैरिजन भी हमको देखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो चेंज हुआ है, अभी तक इवोल्यूशन हुआ है, इतना तो आपको समझ में आएगी होगा कि हम इंडिकेटिव प्लानिंग से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में आ गए, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हमें देखना है कि जो डिफरेंट चीजें हैं, जो प्लानिंग में चेंजेस हुए हैं, जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और सब चीजें हमको देखनी है। दैट्स इट, इतना ही देखना है। इसके बाद में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, प्लानिंग खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट मॉडल खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टडी सम अदर टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।